बिहार में कोरोना की नो एंट्री। सरकार ने की मुकम्मल तैयारी। मॉल बंद, प्लेटफॉर्म पर छटेंगी भीड़। अलर्ट मोड में स्वास्थ्य महकमा। लागू होगा महामारी कानून। बिहार में कोरोना को ना। कोरोना वायरस से जुड़ी तमाम खबरों को दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले कोरोना पर अब तक का अपडेट जान लीजिए। अपडेट क्या है? पीएमसीएच में कोरोना के 10 नए संदिग्ध मरीज आज भर्ती किए गए हैं। हालांकि बिहार में एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। संदिग्ध मरीजों में 8 एक ही परिवार के हैं, जिनमें से एक सऊदी अरब से लौटा था, जिसके बाद सभी बीमार पड़े। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 151 हो चुकी है। आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक 14 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। ये अच्छी बात है। कोरोना को लेकर भारतीय सेना ने एडवाइजरी भी जारी की है और एडवाइजरी में कहा गया है कि बहुत जरूरी होने पर छुट्टी दी जाए। जबकि सूरत वडोदरा गरीब रथ से 4 विदेशी यात्रियों को उतारा गया है जांच के लिए। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी समीक्षा बैठक की है, क्योंकि रेलवे के सामने बड़ी चुनौती है साफ सफाई रखना और इस बीमारी को रोकना, कोरोना वायरस को रोकना। कल से 50 रुपए का रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट हो जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर अक्सर भीड़ हो जाती है, लोग छोड़ने जाते हैं। देश भर के ऐतिहासिक स्थानों को बंद कर दिया गया है। पटना के पीएमसीएच में 10 नए संदिग्ध मरीज भर्ती कराए गए हैं। कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज भर्ती कराए गए हैं। एक ही परिवार के 8 मरीज हैं। आइसोलेशन वार्ड में सभी को भर्ती किया गया है। सभी मरीज बाढ़ के पंडारक के रहने वाले हैं। परिवार का एक सदस्य सऊदी अरब से लौटा है और जाहिर है विदेश से लौटने के बाद एडवाइजरी भी है और लोग जागरूक भी हैं। ऐसे में जो परिवार है वो परिवार के 8 मरीज जो बाढ़ के पंडारक के रहने वाले हैं, सभी पीएमसीएच पहुंचे और उन्हें पीएमसीएच में भी रखा गया है। कोरोना को बिहार सरकार ने महामारी घोषित कर दिया है और अब तक पीएमसीएच में कुल 27 मरीज कोरोना के आ चुके हैं। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे सुखद पहलू ये है कि अब तक 9 मरीजों को पीएमसीएच प्रशासन ने रिलीज़ कर दिया है सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद। हालांकि अब भी 18 मरीज कोरोना के ऐसे हैं जिनका इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। पीएमसीएच में एक ही जगह से 10 लोगों को कोरोना के संदेह में एडमिट कराया गया है, जिसमें मैक्सिमम लोग एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। पीएमसीएच के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर विमल कारक ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि सभी जो संदेहास्पद लोग हैं उनका ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजा गया है और जांच जब रिपोर्ट आएगी सैंपल की, उसके बाद इस पूरे मामले में अलग से फैसला लिया जाएगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना के संक्रमण को लेकर सरकार गंभीर है। बचाव को लेकर तमाम उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की परेशानी है कि थमने का नाम नहीं ले रही। स्टेशन पर भीड़ कम हो, इसके लिए प्लेटफॉर्म टिकट के दाम 5 गुना तक बढ़ा दिए गए हैं। संक्रमण का असर रोजगार पर भी पड़ रहा है, तो सियासतदान भी अपने घरों में ही कैद हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर हर ओर सतर्कता बरती जा रही है। उद्देश्य है भीड़ की मौजूदगी ना हो, तभी तो रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं, वो भी 5 गुना तक। कोरोना को देखते हुए रेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है और प्लेटफॉर्म टिकट के दाम जो है वो 50 रुपए कर दिए हैं। प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए कर दिया गया है। कैसा लगता है आपको? बेकार लगता है। कैसा लगेगा? 50 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट होता है क्या भाई? उससे बढ़िया तो 20 रुपए के एक स्टेशन का टिकट ले लेंगे। कोरोना का साइड इफेक्ट रोजगार पर भी पड़ रहा है। राजधानी के मुसल्लेपुर कृषि बाजार केंद्र जो प्रदेश की सबसे बड़ी फल मंडी है, लेकिन यहाँ के विक्रेताओं के चेहरे उतरे हुए हैं। महामारी कोरोना ने एक और जहां देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया है,
वहीं साफ तौर पर इसका प्रभाव बाजार में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम कृषि उत्पादन बाजार समिति मुसल्लफपुर में हैं। ये बिहार की सबसे बड़ी फल मंडी मानी जाती है। अमूमन यहाँ प्रतिदिन लाखों की बिक्री होती है। हमारे साथ एक कारोबारी हैं, इन्हीं से सबसे पहले बात करते हैं। जो कोरोना है उसका क्या असर दिख रहा है? असर है कि ग्राहक का आना थोड़ा कम हो गया है और मार्केट का सप्लाई जो होता था माल को भी रुक गया, ब्रेकिंग हो गया। इस डर से लोग ना आ रहे हैं न जा रहे हैं कि भीड़ इकट्ठा नहीं करना है। कम से कम 40% से एबव कमी हुई है। 40%? 40% कमी हुई है। वहीं आम लोगों के साथ ही सियासतदानों पर भी कोरोना वायरस के खतरे का असर दिख रहा है और ज्यादातर नेता अपने घरों में ही सिमटे हुए हैं। हम अभी मौजूद हैं मिथिलेश तिवारी, जो बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं प्रदेश में, साथ ही विधायक भी हैं। वो अपने आवास पर हैं और ये लगातार अपना समय पूरी तरह से घर पर ही बिता रहे हैं। तो हम लोग भी थोड़ा सा इससे बच रहे हैं और जनता को भी आग्रह कर रहे हैं कि जब तक यह खतरा टल न जाए तब तक अपने घर में रहें, अनावश्यक ट्रेवल न करें। कोरोना वायरस को लेकर नेताजी का जो समय है ज़्यादातर समय घर पर ही बीत रहा है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरता हुआ है। क्वालिटी टाइम है, पर साथ में चिंता की बात है। हम लोग सभी प्रे कर रहे हैं कि ये जो कोरोना का ये जो अभी महामारी घोषित किया है, प्रे करते हैं जल्दी से जल्दी इसका ये दूर हो। तो क्या आम और क्या खास, सभी पर कोरोना का साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। उम्मीद है जल्द ही हालात में सुधार हो और लोगों की दिनचर्या पहले जैसी हो जाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, संजय कुमार के साथ ब्रिजम पांडे की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण से जहां देश भर में हाहाकार मचा है, तो वहीं रोजगार भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। खासकर खान पान से जुड़ा व्यवसाय, लोग स्वच्छता का खास ख्याल रख रहे हैं। ऐसे में मुजफ्फरपुर के रेहड़ी वालों से लेकर होटल संचालक तक परेशान हैं। कोरोना को लेकर देश भर में अलर्ट है। सरकार ने एहतियातन कई कदम उठाए हैं। बिहार में भी संक्रमण से निपटने के लिए कई एडवाइजरी जारी की गई है। स्कूल, कॉलेज, मॉल, पार्क सब बंद हैं और इसका असर कारोबार पर पड़ रहा है। लोगों की रोजी रोटी पर आफत है। ये नजारा है मुजफ्फरपुर में गली मोहल्लों में चल रहे फास्ट फूड दुकानों का। कस्टमर के लिए लगाए टेबल खाली पड़े हैं क्योंकि ग्राहक आ नहीं रहे और बिक्री आधी हो गई है। क्या स्थितियां हैं? ये बीमारी के चलते बहुत स्थितियां खराब है। बाजार नहीं चल रहा, अभी कोरोना वायरस का रहा है। चाहिए खाएंगे, बाहर में कुछ नहीं खाएंगे, यही सब बात है। पहले की तुलना में बिक्री अगर परसेंटेज कहें तो कितना गिरा है? बहुत गिर गया, 50% गिर गया है। यही हाल उन रेस्तराओं का भी है जहां हाई लेवल का हाइजीन मेंटेन करने का दावा किया जाता है। यहाँ भी खूबसूरत डाइनिंग टेबल लगे हैं, लेकिन ग्राहक नदारद। डॉक्टर भी मानते हैं कि संक्रमण से बचाव के लिए बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। लोग जागरूक है। हमारे साफ सफाई ये लोग आते हैं, थोड़ा सा सेल असर पड़ा है, बाकी नॉर्मल है। कितना परसेंटेज मांगना? हम मानेंगे तो समझिए कि आपका 25% का सेल में। अभी तो है कि बाहर अवॉइड ही करें। सजेशन यही है कि अवॉइड ही करें, ज़्यादा अच्छा है, वो हेल्दी रहेगा। हाँ, हेल्दी। सरकार और प्रशासन की एडवाइजरी के बाद लोग घर से भी कम ही निकल रहे हैं, जिससे आम दिनों में जाम रहने वाले मुख्य बाजारों की सड़कें भी खाली खाली नजर आ रही हैं। ऐसे में परेशानी छोटे कारोबारियों को ज्यादा हो रही है और रोजगार के साथ ही मार्केट का हाल भी बुरा है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। तो एक तरफ तो कोरोना वायरस से पूरी दुनिया खौफजदा है, कोरोना से जंग जारी है, तमाम अस्पताल अलर्ट पर हैं। लेकिन पूर्वी चंपारण का एक ऐसा अस्पताल है जहां एंटी रेबीज का इंजेक्शन लेने पहुंचे मरीजों पर अस्पताल प्रबंधन ने लाठीचार्ज करवा दिया। मुंह में मास्क और हाथ में लाठी, अखाड़े में तब्दील अस्पताल। ये नजारा है पूर्वी चंपारण के सदर अस्पताल का, जहां इलाज के बदले लोगों को पुलिस की लाठी मिली। दरअसल पूर्वी चंपारण में इन दिनों कुत्तों ने आतंक मचा रखा है।
लिहाजा डरे सहमे लोग सदर अस्पताल में एंटी रेबीज का इंजेक्शन लेने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि अस्पताल प्रबंधन ने इंजेक्शन के बदले लाठी का इंतजाम कर रखा है। रोजाना करीब 1200 पीड़ित मोतिहारी के अस्पताल में एंटी रेबीज की सुई लेने आते हैं। बुधवार को भी सैकड़ों लोग इंजेक्शन लेने पहुंचे थे। अस्पताल में इंजेक्शन मौजूद नहीं था, लिहाजा लोग गुस्से में आ गए। उसके बाद अस्पताल में हंगामा मच गया। अस्पताल के गार्ड ने अस्पताल पहुंची एक महिला को इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। इस बाबत जब हमने सिविल सर्जन से सवाल किया तो उनका जवाब ऐसा था मानो अस्पताल में कुछ हुआ ही नहीं है। एक तरफ दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है, हर आदमी कोरोना के खिलाफ कमर कस रहा है, तो दूसरी तरफ पूर्वी चंपारण में मरीजों पर लाठी से प्रहार अस्पताल की संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले महागठबंधन में मारामारी मची है। मंगलवार को जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और उसके बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और आरजेडी के बीच सीधी लड़ाई छिड़ गई है। महागठबंधन के नेताओं की ये तस्वीर शायद आने वाले दिनों में अतीत का हिस्सा बन जाए, क्योंकि तस्वीरों में दिख रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और हम प्रमुख जीतन राम मांझी के बीच सीधी जंग छिड़ चुकी है। जीतन राम मांझी से नाराज तेजस्वी ने साफ साफ कहा कि आज अगर मांझी के बेटे एमएलसी हैं तो वो आरजेडी की वजह से ही हैं। अगर ऐसे सवाल अगर पूछे जाएं तो उनको याद भी करना चाहिए कि यही राष्ट्रीय जनता दल जो है उनके पुत्र को भी अपने कोटे से एमएलसी बनाने का काम। तेजस्वी के तीखे हमले से तिलमिलाए जीतन राम मांझी ने तुरंत जवाब दिया। कहा कि वो महागठबंधन में शामिल करने का एप्लीकेशन नहीं दिए थे, यही लोग फोन करते थे। और जहां तक संतोष कुमार को एमएलसी बनाए हैं तो हम वही तो प्रश्न करते हैं। हम एप्लीकेशन दिया था कि हमको महागठबंधन में शामिल कीजिए, उनको जरूरत थी, 10 बार टेलीफोन किए, भाई जी आ जाइए, हम लोग हर तरह से प्रतिष्ठा आपको देंगे। वैसे तो महागठबंधन के अंदर ये तनातनी लोकसभा चुनाव में हार के बाद ही शुरू हो गई थी, लेकिन पिछले 3-4 महीने से जीतन राम मांझी इस बात का दबाव बना रहे थे कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। दूसरी तरफ आरजेडी नेतृत्व जीतन राम मांझी को भाव नहीं दे रहा था। इसी बीच अचानक मंगलवार को जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि क्या जीतन राम मांझी महागठबंधन छोड़कर नीतीश कुमार के साथ जाएंगे। फिलहाल महागठबंधन में स्थिति ये है कि जीतन राम मांझी की तेजस्वी से ठनी हुई है और जीतन राम मांझी के साथ ही वीआईपी के मुकेश सहनी भी दिखते रहे हैं, जबकि आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा का स्टैंड अभी पूरी तरह साफ नहीं। हालांकि आरजेडी के कांग्रेस के लिए राज्यसभा की सीट न छोड़े जाने पर आरएलएसपी के नेता अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या 30 साल के तेजस्वी महागठबंधन के इन बाकी चेहरों के बगैर विधानसभा चुनाव में 69 साल के अनुभवी नीतीश कुमार का मुकाबला कर पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। और बिहार से राज्यसभा के लिए 5 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। नाम वापसी के आखिरी दिन सभी उम्मीदवारों के निर्वाचन का औपचारिक ऐलान किया गया। जेडीयू के हरवंश और रामनाथ ठाकुर, आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता और अमरिंदरधारी सिंह के साथ ही बीजेपी के विवेक ठाकुर को निर्वाचित घोषित किया गया। इनमें से अमरिंदरधारी सिंह और विवेक ठाकुर पहली बार राज्यसभा जा रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा जनता दल यूनाइटेड के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का, दल के सभी वरिष्ठ नेताओं का कि पुनः दोबारा मैं प्रत्याशी बना और आज सर्वसम्मति से चुनाव हुआ, हम लोग चुने गए। तो इसका श्रेय हमारे दल के नेताओं और हमारे दल के वरिष्ठ नेताओं को है। पर एक उल्लेखनीय चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार की जो राजनीति चल रही है पिछले 15 वर्षों से, खास तौर से आप देखेंगे कि देश में किस तरह से राज्यसभा का चुनाव यहाँ बिल्कुल सर्वसम्मति से होता है। यह देश की राजनीति के लिए एक नज़ीर और उदाहरण है कि बिहार की राजनीति कैसे उनके नेतृत्व में आज प्रेरक है।
राज्यसभा में भी है, वहाँ पर एक संवैधानिक पद पर है, किस तरह से उसे आगे और बढ़ाएंगे? जो गरिमा सार्वजनिक जीवन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने दिखाई है, सार्वजनिक जीवन की गरिमा और मर्यादा, वह लगातार कायम करना, उस पर चलना मेरी कोशिश रही है। मैं आगे भी ऐसा ही करूंगा। तो हरवंश नारायण सिंह ने अपने पहले ही कार्यकाल में संसद के ऊपरी सदन के उपसभापति के पद को सुशोभित किया। पत्रकारिता के बाद सियासी पारी में भी बेहद शानदार कौशल का परिचय दिया। बेहद सौम्य स्वभाव के हरिवंश ने सियासत को एक नई पहचान दी है। देश के संसद के ऊपरी सदन में लगातार दूसरी बार पहुंचने वाले हरिवंश सियासत का बेहद सौम्य चेहरा हैं। राजनीति के क्षितिज पर उभरता वो सितारा जो विरोधियों का भी दिल जीतता है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सिताब दियारा में 30 जून 1956 को जन्मे हरिवंश उसी गांव से आते हैं जो संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण की धरती है। बीएचयू से अर्थशास्त्र में पीजी और पत्रकारिता में डिप्लोमा करने वाले हरिवंश पर जेपी की विचारधारा बचपन से ही हावी थी और शायद इसका ही असर था कि 90 के दशक में रांची से एक छोटे से अखबार का प्रकाशन कर हरिवंश जी ने उसे जन आंदोलन से जोड़ दिया। तटस्थ पत्रकारिता की पहचान बन चुके हरिवंश जी 1990-91 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के अतिरिक्त सूचना सलाहकार बने और पीएमओ की कार्यशैली को बारीकी से समझा। इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पर चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स नाम की एक किताब भी लिखी, जिसका विमोचन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कलम की लेखनी से अपना लोहा मनवाने वाले हरिवंश जी ने पहली बार सियासत में हाथ 2014 में आजमाया, जब जेडीयू की टिकट से वे राज्यसभा पहुंचे। ये उनकी शख्सियत ही थी कि तब एनडीए को बहुमत नहीं होने के बावजूद विपक्षी दलों का भी प्यार और सम्मान उन्हें मिला। तभी तो 4 साल बाद 9 अगस्त 2018 को हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति निर्वाचित हुए। विचारों के धनी हरिवंश जी के नाम कई उपलब्धियां रही हैं। संसद के उच्च सदन के उपसभापति के अलावे वो वर्ल्ड एडिटर्स फोरम, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जैसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सदस्य भी रह चुके हैं। इतने बड़े और प्रतिष्ठित पदों पर रहने के बावजूद हरिवंश जी के नाम कोई बड़ी संपत्ति नहीं है। सांसद के रूप में मिलने वाली तनख्वाह और पिछले 4 दशक की नौकरी से मिले या बचत के निवेश से आमद ही इनके आय का मुख्य स्रोत है। हरिवंश बाबू की शख्सियत और बेहद सादगी भरा उनका जीवन वाकई हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं और ऐसे लोगों में शामिल हो गया है मुजफ्फरपुर का रोहित। सड़क हादसे में जख्मी रोहित के परिजनों ने ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद उसके अंगों को दूसरे के लिए दान कर दिया। रोहित इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मौत के बाद भी उसने मिसाल कायम की। उसकी आंखों से कोई दुनिया देखेगा तो किसी के शरीर में उसका दिल धड़केगा। किसी को रोहित के लीवर तो किसी को किडनी से जीवन दान मिलेगा। पटना के IGIMS में लीवर का ट्रांसप्लांट होगा तो रोहित के धड़कते दिल को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर कोलकाता भेजा गया। रोहित 17 वर्ष का है और देखिए उसकी मौत के बाद किस तरह से परिजनों ने ट्रांसप्लांट किया है और ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से यहाँ पटना एयरपोर्ट लाया गया है और यहाँ से कोलकाता के चिकित्सक खुद मौजूद थे और यहाँ से साथ लेकर कोलकाता ले गए हैं। IGIMS में पहली बार लीवर ट्रांसप्लांट होगा जो रोहित के अंगदान की वजह से हो रहा है। अस्पताल के अधीक्षक ने रोहित के परिजनों की पहल की तारीफ की, साथ ही अंगदान से सीख लेने की अपील की। बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत गौरव की बात है। जनरली लोग अंग नहीं देते हैं, लेकिन हमारे बीच का एक बच्चा जो मात्र 17 साल का है, वो और उसके परिजन एक मिसाल कायम कर रहे हैं बिहार में कि एक यंग आदमी भी अपना अंग डोनेट करके इतने लोगों को जिंदगी दे सकता है। मुजफ्फरपुर का रहने वाला रोहित सड़क हादसे में जख्मी हुआ था। पटना के IGIMS में इलाज के दौरान मंगलवार की रात उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने उसके अंगदान की इच्छा जताई। अब अपने बेटे के अंगदान से वे कई लोगों को मुस्कुराते हुए देख पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।
खबर पटना सिटी से। यहां के चौक थाना क्षेत्र में रंगदारी नहीं दिए जाने पर दिन दहाड़े स्वर्ण आभूषण कारोबारी आलोक रंजन मिश्रा हत्याकांड के आरोपी 6 दिन बाद भी गिरफ्त से बाहर हैं, जिससे परिजनों में काफी आक्रोश है और पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ नाराजगी भी। बता दें कि रंगदारी नहीं दी जाने पर हथियारबंद अपराधियों ने बीते 13 मार्च को दिन दहाड़े कारोबारी आलोक मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है, तो वहीं प्रशासन आश्वासन ही दे रहा है। जब बमबारी हुआ था लक्ष्मी ज्वेलर्स में, उसी समय ना पुलिस को वहाँ चौकी दे देना चाहिए था, कि नहीं। अगर वो दे दिया रहता, तुम सुबह से चौकी दो, 8 बजे तक सब दुकान पर बंद करके अपने निश्चिंत हो जाओ। अगर ये ऐसा किए रहते तो आज मेरे पति का मौत नहीं ना होता। नहीं, पुलिस की तरफ से तो सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और अभी 6 दिन हो चुका है अभी, और 6 दिन में भी अभी तक तो कोई रिजल्ट सामने दिख नहीं रहा है। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। पुलिस आ रही है, हमारे घर पे भी आ रही है, कई बार पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तो कोई रिजल्ट आया नहीं है। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।